जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से आप लोगों की क्लास रात में नहीं चलेगी 10:30 में। आज से आप लोगों की जो क्लास है वो सुबह 10 बजे चलेगी, एडवांस वाली। और इसमें हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्षेत्र मिति। ठीक है, ज्योमेट्री हमने ख़त्म कर लिया। ज्योमेट्री के बाद हमने प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर लिया। प्रोबेबिलिटी के बाद हमने स्टैटिस्टिक्स ख़त्म कर लिया। और स्टैटिस्टिक्स के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेंसुरेशन, यानी यहाँ पर क्षेत्रमिति। ठीक है, और आज विजयदशमी है तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। ठीक है, चलिए, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो बताओ? बढ़िया हो? ठीक है, क्या कह रहे हैं? हिस्ट्री की क्लास 10:15 से है? अच्छा, चलो हिस्ट्री की क्लास की बात करेंगे यार। अब देखो, ऐसे तो किसी ना किसी की क्लासेस चलती ही रहेंगी। थोड़ा बहुत आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो कभी क्लास करा ही नहीं पाएंगे। कभी हिस्ट्री हो गया, कभी यहाँ पर जीएस हो गया, कभी कोई हो गया, कभी कोई हो गया। तो कैसे काम चलेगा भाई? थोड़ा बहुत आप लोग भी जो है, अगर किसी के क्लास के साथ क्लैश कर रहा है तो कोऑपरेट करिए। ठीक है, आ जाइए। तो आज जो हम लोग हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम जो है वो हमारा मेंसुरेशन है, और यहाँ पर क्षेत्रमिति है। जैसा कि हम आपको बता दें सबसे पहले कि आपका जो एडवांस मैथ होता है, तो एडवांस मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीजल के पेपर में जो रखता है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका रखता है मेरे भाई ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। और ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे अच्छे खासे सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो वेटेज होता है, मैंने कहा ना, अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे रहता है। अब मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन एक तरीके से पूरा का पूरा ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा सा आधारित हो जाता है। और इसमें दो पार्ट होते हैं मेंसुरेशन का। एक हमारा होता है यहाँ पर 2D, और एक हमारा होता है यहाँ पर 3D। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2D को लेकर, तो 2 डायमेंशनल हो गया, मतलब जिसके 2 डायमेंशन हो, 2 पैमाने हो नापने के, उसको हम बोलते हैं 2D। साउंड चेक करिए एक बार। और 3D का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 3 डायमेंशन, जिसके 3 पैमाने हो नापने के। 2 डायमेंशन का मतलब हो जाता है जैसे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो गई। जैसे मेरे हाथ में अगर मान लीजिए यहाँ पर कि ये एक पेपर है, सपोज करिए, तो ये हमारा 2D है। इसके पास एक लंबाई है या इसके पास एक चौड़ाई है। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं जिस कमरे में आप हैं, वो 2D है कि 3D है, तो जो कमरा आपके रूम में है मेरे भाई वो आपका 3D है। उसके पास लंबाई भी है, उसके पास चौड़ाई भी है, उसके पास ऊंचाई भी है। अगर आज के समय हम बात करते हैं मोबाइल को लेकर, तो जैसे ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, और ये मोबाइल फ़ोन है, तो इसका जो स्क्रीन है, जो उसके ऊपर में टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, वो 2D है। उसके पास एक लंबाई और उसके पास एक चौड़ाई है। लेकिन अगर इस कंप्लीट मोबाइल फ़ोन की हम बात करते हैं, तो इस मोबाइल फ़ोन में मेरे भाई इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और इसकी एक ऊंचाई भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर ये 3D हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? चलो, प्रकाश प्रधान, आप किस बैच से हैं, एक बार थोड़ा बताएंगे हमें? एक बार प्रकाश जी आप थोड़ा बताइए आपका बैच क्या है। शायद किसी गलत बैच में भी इवेंट लग गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2D और 3D को लेकर, तो जिसमें 2 डायमेंशन हो उसे 2 डायमेंशनल कहते हैं, और जिसे मेरे भाई 3 डायमेंशन और नापने को उसे 3D कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें 2D पढ़ना है। और जब हम 2D फाइनलाइज कर लेंगे तब हम किसको पढ़ेंगे मेरे भाई? तब यहाँ पर हम 3D पढ़ेंगे, और 3D को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, सभी के कमेंट विजिबल हैं? साउंड एक बार बता दीजिए ओके है? ठीक, ठीक है, बढ़िया मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार है यहाँ पे। दुर्गा पूजा की कोई अभी छुट्टी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सीधा सीधा हम लोग चलते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और टॉपिक का नाम हमारा क्या है? तो मेंसुरेशन 2D है। क्या है यहाँ पर? तो बोलेंगे सर मेंसुरेशन 2D है यहाँ पे।
और मेंसुरेशन 2D की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन 2D में मोस्टली अगर मोटा मोटी हम बात करते हैं सर, तो मोटा मोटी हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमें पढ़ना है पेरीमीटर, यानी एक तरीके से परिमाप हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर पढ़ना है हमें एरिया यानी क्षेत्रफल पढ़ना है। अगर हम परिमाप की बात करते हैं, यहाँ पर पेरीमीटर की बात करेंगे तो परिमाप हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब बचपन से हम लोग यहाँ सुनते आ रहे हैं कि ये पेरीमीटर होता है और ये एरिया होता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर क्या इसका एक प्रकाश प्रधान भाई आपके बैच में गलती से ही क्लास लग गई है, आप मत देखिए इसको, ठीक है। यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बैच में आपके क्लास को डिसेबल करवा दिया जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परिमाप को लेकर, पेरीमीटर को लेकर, तो ये पेरीमीटर हो गया और ये सारी बातें हो गई। तो क्या होता है पेरीमीटर की, अगर हम परिभाषा समझे तो सारी बात हम आप लोगों के लिए लिखकर पहले से लेकर आए हैं और सारा का सारा आपके स्लाइड में हमने पहले ऐड कर दिया है, ताकि आपके वक्त को बचाया जा सके और आपके कीमती वक्त को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ मेंसुरेशन की परिभाषा को पढ़िए, पहले क्या कहा गया था। लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेंसुरेशन इज टू मेजर। It is a branch of mathematics that deal with the measurement of perimeter, area and volume of different geometrical figure। यानी क्षेत्र मिति शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मापन करना, ठीक है। और यह गणित की एक ऐसी शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिधि, क्षेत्रफल और आयतन को संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पर 2D में जो हम पढ़ते हैं वो पेरीमीटर, एरिया पढ़ते हैं, 3D में जो पढ़ते हैं वो हम वॉल्यूम पढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा मेंसुरेशन दो पार्ट में बटा, एक 2D में और एक 3D में। 2D में जो हम पढ़ते हैं वो एक तरीके से पेरीमीटर और क्षेत्रफल से संबंधित सारी बातों को पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोला गया द 2 डायमेंशनल मेजरमेंट वी विल स्टडी द 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे यहाँ 2D में हम कौन कौन से फिगर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का फिगर होगा हमारा। तो जैसे हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये भी हमारा क्या है, तो 2D है। जो सर्कल है हमारा, ये भी हमारा क्या है, तो 2D है। जो क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा, चतुर्भुज हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या है, तो 2D है। या किसी भी प्रकार का जो पॉलीगन हो गया वो सारे के सारे क्या हो गए, 2D। पॉलीगन का मतलब जैसे मान लो यहाँ पेंटागन हो गया, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर हेक्सागन हो गया। अब असल में ये सारे फिगर का हम दो ही चीज़ निकाल सकते हैं, या तो इनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं या फिर इनका एरिया निकाल सकते हैं। हम इनके वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं 3D के बारे में, तो 3D में हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर 3D में जो हो जाता है वो हमारा स्फीयर हो जाता है, गेंद हो जाता है क्रिकेट का, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 3D हो गया। या फिर जो बर्थडे वाला कैप होता है हमारा, कोन हो गया, हम उसे ले सकते हैं। या फिर जो बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, जो आपके घर में रखा रहता है, हम उसे ले सकते हैं। या फिर जो डाइस हो गया, जो पासा आप फेंकते हो यहाँ पर, ठीक है, वो हो गया। या जिस कमरे में आप बैठे हो वो 3D हो गया। तो 3D का मतलब क्या होता है कि जिसके पास तीन चीज़ें हों, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मेरे भाई ऊंचाई भी हो यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3D में काउंट होता है। और जिसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो तो उसे हम किसे काउंट करते हैं, तो उसे हम 2D में काउंट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम 2D पढ़ेंगे, तो यानी इन फिगर्स के बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके बारे में हमें अभी कम सोचना है, या एक तरीके से ना सोचने के बराबर है। स्फीयर हो गया और बाकी चीज़ हो गई, इनके भी बहुत ज़्यादा ध्यान में हमें नहीं रखना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। नमस्ते। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं यहाँ पर, और क्या बोला गया है। मेंसुरेशन में पाइथागोरस ट्रिपलेट का और डिविजिबिलिटी के ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट हमारा क्या है, कैसे है, ठीक है। हर एक पॉइंट को लगभग हमने आपको बता रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा रिवीजन आपने किया ही होगा, ठीक है। सर पेरीमीटर 1D है ना, हाँ जी बिल्कुल पेरीमीटर 1D है। परमिता बसाक, पेरीमीटर बिल्कुल 1D है, परिमाप हमारा 1D है, ठीक है। और कुछ हमारे यूनिट ऑफ कन्वर्जन हो गया, और यूनिट ऑफ कन्वर्जन जो है वो हमने आपको पहले ही बता रखा है। किस में बता रखा है, तो परसेंटेज में आपको बता रखा है कि देखिए छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट हमारा कौन होता है। तो अगर हम वहाँ से बात करेंगे तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन की क्यों आवश्यकता है, आगे चल के एरिया में और मेरे भाई वॉल्यूम में आपको ये यूनिट्स कन्वर्ट करने को दिए जाएंगे, और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा तब जब आपको ये पता हो यूनिट ऑफ कन्वर्जन का। और अगर आपको नहीं पता होगा दिक्कत हो जाएगा। तो आप वहाँ से देखो तो मिली हो गया, फिर सेंटी हो गया, सेंटी के बाद फिर डेसी हो गया, डेसी के बाद फिर हमारा मीटर हो गया, मीटर के बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलोमीटर। इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरीके से करके याद करेंगे। तो मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से मतलब मीटर हो गया, मीटर से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टो से किलोमीटर हमारा,
ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझो, यहाँ पर हम जानेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो मिली से हमारा सेंटी तक जाना है, तो मिली से सेंटी में जाना है तो हमें छोटे से बड़े में जाना है। और जब हमें छोटे से बड़े में जाना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड। छोटे से बड़े में जाओ डिवाइड, 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 छोटे से बड़े में जाओ डिवाइड। यानी हर एक यूनिट पर हमें क्या करना होता है, डिवाइड बाई 10। और बड़े से छोटे में जाना होता है तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे मानो आप ऐसे समझ लो, एक बड़ा एक तरीके से जो है कैंडी क्रश अगर आपने गेम खेला होगा तो एक वो बड़ा वाला टॉफ़ी आता होगा, और वो जब टूटता है तो काफ़ी सारे छोटे छोटे चॉकलेट्स में टूटता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तरीके से मीटर एक बड़ा क्वांटिटी है, और जब वो डेसी में टूटेगा तो मेरे भाई अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। डेसी जब सेंटी में टूटेगा तो अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। यानी एक बड़ा क्वांटिटी टूटता है तो 10 छोटे क्वांटिटी हमारे मिलते हैं। इस तरीके से करके हमें याद करना होता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो दोस्त, आपका मतलब 2D और 3D की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 20 क्लासेस आपकी लगेंगी। मेंसुरेशन 2D हो गया और मेंसुरेशन 3D हो गया, तो आप 20 क्लासेस लेकर चलिए। अब उसके बीच में अगर सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे आ जाता है तो वो अलग की बात है, बट नंबर ऑफ़ क्लासेस मिनिमम कम से कम जो है हमारी लगेंगी वो 20 तो लगेंगे ही लगेंगी, दोनों को जोड़ के। ठीक है। क्लासेस की ड्यूरेशन भी मैं बढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी थोड़ा बहुत, अभी हम 1 घंटा का क्लास लेते हैं, बाद में चल के हम आगे ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत की बात। हनुमान बकौलिया, परसेंटेज से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने परसेंटेज नहीं भी पढ़ा है तो भी इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। आपको मेंसुरेशन पढ़ने के लिए परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से जो है हम यहाँ 2D के बारे में और 3D के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है, और वो शब्द हमारा क्या है तो वो पढ़ लो पहले, यहीं पर हम लिख लेते हैं। पहली बात यहाँ पर व्हाट इज़ एरिया। एरिया हमारा क्या है, क्या मेरे भाई यहाँ पर व्हाट इज़ एरिया, क्षेत्रफल हमारा क्या है। तो दो शब्द होता है, एक पेरीमीटर होता है और एक हमारा एरिया होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेरे भाई आउटर बाउंड्री अगर हम जोड़ देंगे ना तो वो पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है। और एरिया का मतलब हो गया जो उसके अंदर का सरफेस हो गया पूरा का पूरा। जैसे आप लोगों का घर है, अगर हम आपके घर के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा ना दो शब्द होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया। अब ये आपका घर हो गया मेरे भाई, तो ये घर का क्या हो गया, बाहर वाला बाउंड्री हो गया। अभी दीपावली का समय आ रहा है, और दीपावली का समय आ रहा है तो आपको क्या करना है, रंग बिरंगे इसको लाइट लगाना है। और रंग बिरंगे लाइट लगाना है तो आप क्या करते हो, घर के अंदर लाइट लगाते हो नहीं, जो बाहर वाला सरफेस है उसके ऊपर फेंसिंग करते हो। तो बाहर वाला सरफेस का आपने माप जो लिया यहाँ पर, तो वो मेरे भाई आप माप कैसे लोगे, तो आप यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए ये लंबाई देखोगे, ये लंबाई कितना है, ये लंबाई कितना है, ये लंबाई हमारी कितनी है और ये लंबाई कितनी है, और जितना मीटर का टोटल लेंथ आएगा उतना मीटर ही जाके बिजली वाले से बोलोगे कि भैया इतना मीटर का लंबा एक लाइट दे दीजिए, एक लरी दे दीजिए, तार दे दीजिए, उसको हम जाएंगे सजाएंगे और मेरा घर खूबसूरत दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई किसान है और उसको खेती करनी है। अब खेती करनी है तो ज़रा किसान के नज़रिए से समझो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये बाउंड्री है या उसके लिए इम्पोर्टेंट अंदर वाला पार्ट है, तो बोलोगे अंदर वाला पार्ट है, क्योंकि किसान खेती किस में करेगा, अंदर वाले पार्ट में। तो जब हम अंदर वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो अंदर वाला भाग हो गया हमारा जिसमें खेती की जा सकती है उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है। जिसमें खेती की जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो हरा वाला पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, और ये जो बाहर वाला पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, तो पेरीमीटर हो गया। अब बोलोगे ठीक है सर पेरीमीटर इतना तो हमारा क्लियर है। ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये आपका क्लियर है तो मैं आपको एक छोटा सा बात यहाँ बोल रहा हूँ, और मैं आपसे यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है मैंने, और मैंने इस फोटो में आपसे क्या कहा है, तो मैंने इस फोटो में यहाँ पर ये बोला है कि देखो ये 12 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 13 है। अगर ये 12 है तो सामने वाला भी 12 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। जल्दी से इसका पेरीमीटर बता दो, और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर एरिया बता दो कि इसका पेरीमीटर कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा। ठीक है। पेरीमीटर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, और एरिया कितना होगा, जल्दी से बताइए। मोहम्मद सरफराज कहते हैं सर फार्मूला बुक की पीडीएफ मिल सकती है क्या, आई हैव इनफ मनी टू परचेज दिस। पहली बात तो मोहम्मद सरफराज थोड़ा सा आप इंग्लिश अपना सही करिए। ठीक है। आपने जो लिखा है उसका मतलब यहाँ ये निकलता है कि सर मेरे पास बहुत पैसा है किताब खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए।
तो ये इंग्लिश थोड़ा बच्चे करेक्ट करो, नहीं तो बहुत आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, फॉर्मूला बुक की पीडीएफ नहीं मिल सकती है आपको। इसी वजह से नहीं मिल सकती है क्योंकि वो फिर पीडीएफ लीक हो जाता है तो उसकी पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है और फिर लोग रेट बढ़ा बढ़ा के बच्चों को गलत सलत चीज़ें बेचते हैं। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि एक तरीके से वो वैल्यू बेकार जाए। तीसरी बात, जितने भी हमने फॉर्मूला बुक में फिगर दिए हैं वो सारे के सारे कलरफुल दिए हुए हैं, तो जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो ब्लैक एंड वाइट होगा, जो कि आपके लिए किसी काम का नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता है। और चौथी बात, यहाँ फॉर्मूला बुक का खुद का रेट इतना कम है। कल मैं अमेजन में बच्चों के रिव्यू पढ़ रहा था कि सर जिस लेवल का आपने कंटेंट दिया है, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपने दिए हैं और पूरी किताब रंगीन में है, तो उसके लिए 180 रुपये लगभग नामात्र के बराबर है। कम से कम इसकी कीमत 300 350 होनी चाहिए थी, तब जाकर वो किताब को जस्टिफाई भी कर पाती। बट हमने रेट के पीछे कभी नहीं भागे, हमने रेट को जो है कभी ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं है। हमने कोशिश की हमेशा कि बच्चों को कम रेट पर मिले, कंटेंट एक अच्छा मिले यहाँ पे, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, आ जाइए। तो इसीलिए इतना महंगा नहीं है कि आप खरीद नहीं पाएंगे। 200 के आप रिचार्ज करवाते हो और 180 रुपये में तो आपकी फॉर्मूला बुक चली आती है, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, आज ये चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर को लेके, तो पेरीमीटर में हमारा क्या होता है? तो पेरीमीटर में हमारा हो गया सर आउटर वाला एरिया, आउटर वाला सर लाइन। ये वाला लाइन कितना है? 12। ये कितना है? 5। ये कितना है? 12। और ये कितना है? 5। तो हम इसको काउंट करते हैं, 12 + 5 + 12 + 5 यहाँ पे। तो हम बोलेंगे 12 12 24 और 24 और 10 कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? तो पेरीमीटर हो गया सर। अब कई लोगों को क्या लगता है कि सर आपने 13 क्यों नहीं लिया है? देखो दोस्त, पेरीमीटर का मतलब बाहर वाली रेखा होती है, अंदर वाली रेखा नहीं होती। पेरीमीटर में आप कभी भी 13 को नहीं ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ये पेरीमीटर का पार्ट नहीं होता है, ये पेरीमीटर का पार्ट नहीं होता है। जो पेरीमीटर का मतलब होता है वो होता है कि आउटर बाउंड्री जो है, अगर हम उसे जोड़ दें तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा कितना कहलाएगा? तो पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा यहाँ पे। ठीक, और पेरीमीटर की वैल्यू हमारी है कितनी? तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारी 34 है। अब उसके बाद एरिया की भी बात करेंगे आगे चल के, बट अभी उस पर कंसिडर नहीं करना है, उस पर फोकस हमारा नहीं करना है। तो पेरीमीटर हमारा 34 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो चलो ज़रा जल्दी से बता दो, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, और देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। मैंने एक ऐसा फिगर बनाया है, और ये जो फिगर है मेरी दोस्त यहाँ पर, ये इस प्रकार से है, समझिएगा। ये जो फिगर है ये मेरा इस प्रकार से है, ये देखो यहाँ पे। अरे यार, ये हमारा फिगर है, और यहाँ पर मैंने आपको कह दिया है कि ये हमारा 8 है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई 10 है, और ये वैल्यू हमारी 12 है। जल्दी से दिए गए फिगर का पेरीमीटर बता दो, परिमाप बता दो कि इसका यहाँ पर परिमाप जो होगा कितना होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे सक्षम हैं इसके परिमाप को बताने में। जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए कि इसका पेरीमीटर जो है हमारा कितना होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ ये 10 नहीं है मेरे भाई, इस 10 को गोली मार दो, ये 10 को भी मिटा दो आप यहाँ पर। ये 10 नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है? तो पेरीमीटर बताना है। जल्दी से बता दीजिए पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, अगर मैं आप बोलोगे तो मैं रेडियस भी बदल देता हूँ। आ जाओ, चलो इसको 8 को मेरे भाई बदल कर यहाँ क्या कर देते हैं? 7 कर देते हैं। अब और बता दीजिए दिए गए फोटो का पेरीमीटर जो होगा वो हमारा कितना होगा? फटाफट आ जाओ। अब मुझे इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर आपको बताना है कि सर इसका परिमाप कितना होगा। बताइए, परिमाप बता दीजिए, पेरीमीटर बता दीजिए कि हमारा जो परिमाप होगा वो कितना होगा। ठीक है, बताइए। बहुत शानदार, 58 58 58 58, और कोई 52 कह रहा है। अब देखते हैं कितने बच्चों का उत्तर सही होगा, कितने बच्चों का उत्तर गलत होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में, परिमाप के बारे में, तो परिमाप की परिभाषा हो गई
कि सर जो बाहर वाली बाउंड्री होती है ना उसी को परिमाप कहते हैं, जो बाहर वाला सतह होता है उसी को परिमाप कहते हैं, अंदर के सतह कभी भी परिमाप में काउंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को पता है क्या लगेगा, उनको ये लगेगा कि ये पूरा सर्कल लेना है, फिर ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, और जिस दिन वो ऐसा सोचते हैं उस दिन उनको जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। पेरीमीटर में हमारा क्या काउंट होगा, तो पेरीमीटर में यहाँ पर ये वाला पार्ट काउंट होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद हमारा ये वाला पूरा का पूरा पार्ट काउंट होगा मेरे भाई, और ये वाला पार्ट काउंट होगा। तो अगर हम सही तरीके से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये कितना है, 12 है। अगर 12 हमारा इधर भी है तो सेम तरीके से 12 हमारा कहाँ होगा, तो 12 हमारा इधर भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्कल का है ये सेंटर है, केंद्र है, तो अगर 7 ये है तो मेरे भाई 7 इधर भी होगा, तो 7 और 7 14 है, तो नीचे वाले की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, नीचे वाले की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर 4 पार्ट से इसका पेरीमीटर निकलेगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, और ऊपर में मेरे भाई पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, पार्ट नंबर 4 होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में, तो पार्ट नंबर 1 12 हो गया, पार्ट नंबर 2 हमारा 12 हो गया, नीचे वाला पार्ट हमारा 14 हो गया। अब इम्पॉर्टेंट होता है कौन सा वाला पार्ट, इम्पॉर्टेंट होता है मेरे भाई ये वाला पार्ट। अब ये क्या है, तो एक तरीके से सरकमफेरेंस है, और किसका सरकमफेरेंस है, तो एक सर्कल का, पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है मेरे भाई। तो आधे का कितना होगा, तो पाई आर होगा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये 14 आ गया, तो ये वैल्यू मेरे भाई होगी पाई आर। यहाँ पे समझ में आ गया। पाई आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 यहाँ पे, क्योंकि पाई इंटू आर, तो रेडियस हमारा 7 है। बोलेंगे 12 और 12 24, 10 34 34, और मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है 38 38 और 2 40 40 और 2 कितना हो जाएगा, 60। यानी कुल मिलाकर जो परिमाप आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 60 आएगा, और 60 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप लोगों को ना ये वाला पार्ट लेना है, आप लोगों को ना ये वाला पार्ट लेना है। परिमाप का मतलब हमेशा क्या होता है, परिमाप का मतलब हमेशा ना ये आप काउंट करोगे और ना मेरे भाई आप ये काउंट करोगे। पेरीमीटर का हमेशा जो मतलब होता है वो आउटर बाउंड्री होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो हमेशा आउटर बाउंड्री होता है। सर बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, और यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे सर, तो इसको हम यहाँ पर पेरीमीटर बोलेंगे। तो जितने बच्चे मेरे भाई आंसर दे रहे थे सबका आंसर गलत था, और एक छोटे से सवाल में आप सभी जो है वो फंस के रह गए यहाँ पे। ठीक है, जबकि पेरीमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझो इस बात को लेकर। पेरीमीटर क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि गलती हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाँ जी गलती तो हो सकता है, तो ध्यान रखना इस छोटी सी बात को। यहाँ पे एक बच्चा बोला सर ये 14 कैसे हो गया। देखो यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा रेडियस 7 है, तो ये भी तुम्हारा 7 होगा, 14 होगा। तो जैसे ये 12 है तो ये 12 है, उसी तरीके से ये 14 है तो ये भी तुम्हारा 14 होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या कर दिया उसमें, तो गलती कर दिया। तो क्या भविष्य में गलती करेंगे, तो नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट मेरे भाई बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर बढ़ते हैं हम ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल सीखते हैं। क्योंकि जो देखो पेरीमीटर जो हम पढ़ेंगे तो वो हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे, स्क्वायर में पढ़ेंगे, सर्कल में पढ़ेंगे, और जितने भी पॉलीगन हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल से लेके सारे पॉलीगन, हम सब में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो जैसे ट्रायंगल आपको पता है दो तरह से बांटा जाता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहाँ पे तो जैसे अगर हम ट्रायंगल के बारे में ही बात कर ले भाई मेरा, तो देखो ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल किस प्रकार का हो गया, तो एबीसी नाम का ट्रायंगल हो गया। यदि मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये हमारी एक भुजा ए हो गई। यहाँ पर ए के सामने क्या हो गया, तो ए के सामने हमारा ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने सी हो गया। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल के बारे में ही बात करें तो क्या होगा, तो ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले समझना, अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एरिया के बारे में। तो पेरीमीटर के बाद हम क्या निकालेंगे, तो पेरीमीटर के बाद हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एस होता है, और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे पेरीमीटर का हम कर देंगे आधा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मेरे भाई यहाँ पर कर देंगे आधा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद यदि हमें एरिया निकालना है, मानिए यहाँ पर, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, उसके बाद यहाँ पर एस माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पर एस माइनस सी, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया।
जिसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं और हमने पढ़ा भी है यहाँ पे। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज का अगर मान लीजिए परिमाप निकालना है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, और क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई, तो हेरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करिए और निकाल पाएंगे। अब आ जाओ, तो क्या हमारा एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही तरीका होता है? तो हम बोलेंगे नहीं सर, एरिया हम एक तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, एरिया हम कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। एक हेरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करके, दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तीसरा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा करके, और ये सारी बातें हम आपको ज्योमेट्री में पढ़ा रखे हैं, सारा पॉइंट एक एक हम क्लियर वहाँ पे करवा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये समझिएगा यहाँ पे। अब ये पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हटकर हम चलते हैं और ये सारी बातों को समझते हैं, क्या बोला गया, कैसे है, क्या है, ठीक है? एक इंडिविजुअल ट्रायंगल के बारे में आपने जान लिया, अब उसके अंदर कई सारे हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 के चलने के पहले यहाँ एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि एक ट्रायंगल के अंदर में आप एक दूसरा ट्रायंगल को लाते हैं और इस प्रकार से लेकर आते हैं यहाँ पे कि जैसे मानो ये ए बी का मिड पॉइंट हमारा P है, BC का मिड पॉइंट हमारा Q है, और यहाँ इसका मिड पॉइंट हमारा R है, तो बाहर वाले ट्रायंगल और अंदर वाले ट्रायंगल में हमारा रिलेशन क्या होगा, ठीक है? बाहर वाले ट्रायंगल में और अंदर वाले ट्रायंगल में हमारा रिलेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये। क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्रायंगल की पेरीमीटर तो आप जान गए कि तीनों भुजा को जोड़ दो यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से कि सर अगर मानो कि कोई ट्रायंगल है भविष्य में, और कल के भाई यहाँ पर उस ट्रायंगल के यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट्स को जोड़ के, तीनों यहाँ पर मिड पॉइंट को जोड़ के अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो अंदर वाले का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो अंदर वाले का कैसे निकालेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो अंदर वाले का कैसे निकालेंगे, तो ये सारी बातें, तो सारा पॉइंट एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं यहाँ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं खुद से बता दूंगा सारी बातें, आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, ठीक है? तो सबसे पहले समझो यहाँ पे कि एक हम इंडिविजुअल ट्रायंगल का जान गया, फिगर इनसाइड फिगर में हम चलते हैं थोड़ा सा। अब मेरे पास ये ट्रायंगल है, मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, और मैंने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, तीनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। बाहर वाला ट्रायंगल हमारा ABC करके है और अंदर वाला जो ट्रायंगल है हमारा PQR करके है। तो सबसे पहले PQR के बारे में ये पूछा गया कि PQR का जो परिमाप होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो कितना होगा, ठीक है? ट्रायंगल PQR के बारे में दो बातें पूछी जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये पूछा जा सकता है कि इसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, वो कितना होगा, और पॉइंट नंबर 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि इसका जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा। हमने कहा हम दोनों बातों को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत शानदार तरीके से हम कह सकते हैं, और वो क्या है, देखो। जब मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाया था, तो थेल्स थ्योरम पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर एक बात को समझना कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल होता है, और यदि हम उस ट्रायंगल के इधर दोनों मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो मेरे भाई अगर ये 10 है तो ये 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। ये थेल्स थ्योरम में हमने बताया था कि इस रेखा की ये मध्य बिंदु और इस रेखा की ये मध्य बिंदु अगर है, तो ये जो रेखा होगी हमेशा इसकी क्या होगी मेरे भाई, तो आधी होगी यहाँ पे। ये जो रेखा होगी हमेशा इसकी क्या होगी, तो आधी होगी यहाँ पर। ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे मानो ये पूरी रेखा हमारी ए है दोस्त, यहाँ पे बी के सामने हमारा ये कितना है, तो बी के सामने हमारा ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर सी के सामने कितना है, तो सी के सामने सर ये हमारा पूरा कितना है, तो सी के सामने हमारा यहाँ पर सर ये सी है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये जो PQR नाम का सर ये ट्रायंगल है ना, ये जो त्रिभुज है ना सर, तो ये PQR का जो पेरीमीटर होगा ना सर, तो समझो अगर यहाँ पर ये A है तो ये सर क्या हो जाएगा, A का आधा A/2 हो जाएगा। अगर ये C है सर तो ये हमारा हो जाएगा C/2 हो जाएगा, और अगर ये B है सर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा सर। ये A का आधा A/2, C का आधा C/2, B का आधा B/2 सर। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो PQR नाम का ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे PQR नाम का पेरीमीटर जो होगा सर वो होगा A का आधा, जमा यहाँ पर सर B का आधा, और जमा यहाँ पर सर C का आधा। अगर हम सब जगह से आधा कॉमन ले लेते हैं तो आधा कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सर। और हाफ इंटू A प्लस बी प्लस सी का मतलब जानते हैं सर क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो जाता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी इतना हमें पता चल गया भविष्य में कि कभी भी अगर किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसका जो परिमाप होगा वो ओरिजिनल वाले ट्रायंगल के परिमाप का कितना होगा, तो आधा। यानी इससे हम एक और एग्जाम्पल या इन्फेरेंस हम लेकर चल सकते हैं कि सर जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो मानो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है
उस ट्रायंगल के सर मैंने मिड पॉइंट को जोड़ा है, फिर उसके अंदर में एक और ट्रायंगल बनाया है इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि देखो बाहर वाले का ये भुजा 10 है और ये 10 है और ये 10 है, तो बाहर वाले का पेरीमीटर अगर मानो 30 है, तो पहली बात यहाँ पर ये जो हरे कलर से मैंने ट्रायंगल बनाया है इसका परिमाप कितना होगा, और दूसरा जो मैंने लाल कलर से बनाया है इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये एक ब्लू कलर का हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर का हो गया, और उसके बाद यहाँ पर एक जो है हमारा रेड कलर का हो गया। सबका पेरीमीटर देखो सर, तो सबसे बाहर वाला ब्लू कलर वाला है, तो ब्लू कलर वाले का पेरीमीटर हमारा कितना है, तो ब्लू कलर वाले का पेरीमीटर हमारा 30 है। ब्लू कलर वाले का पेरीमीटर कितना है सर, 30 है। अगर बाहर वाले का सर 30 है तो फिर ग्रीन वाले का पेरीमीटर कितना होगा, जस्ट उसका आधा। जस्ट क्या होगा, उसका आधा, तो ब्लू वाले का आधा 15 हो जाएगा, मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। फिर ग्रीन वाले का आधा कौन होगा, रेड वाला, तो रेड वाले की वैल्यू हमारी कैसी आएगी, तो 15 का आधा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7.5 यहाँ पे, ये हमारा रेड वाले का पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो जब भी हम परिमाप निकालने की बात करते हैं, कई सारे त्रिभुजों को जोड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ पर परिमाप कैसे निकलता है, तो बाहर वाले का आधा अंदर वाला, अंदर वाले का आधा अंदर वाला, इस तरीके से करके हम पेरीमीटर निकाल पाते हैं। ठीक है, आज ये चलिए अब उसी तरीके से यहाँ पर जो इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा इसके ऊपर में ये पूछा जाता है कि आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल्स को ज्वाइन किया। आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल के सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके दूसरा बना रखा है, तो अंदर वाले का जो एरिया आएगा पी क्यू आर का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पी क्यू आर का जो एरिया होगा, जो हमारा क्षेत्रफल होगा, वो हमारा किसके बराबर होगा। ठीक है, आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ते वक्त सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा है आपने, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है आपने, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा, तो एक पॉइंट पढ़ा आपने, और मेरे भाई क्या पढ़ा कि जैसे मानो एक ट्रायंगल यहाँ पर ये है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर ये है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो का बात करते हैं, इनका साइड का रेशियो हमारा कितना है, तो साइड का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 1:2। साइड का रेशियो हमारा कितना होगा, 1:2 होगा। तो एरिया का जो रेशियो होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो बोलते हैं साइड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, एरिया निकल के चला आएगा। साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, एरिया निकल के चला आएगा। तो साइड का रेशियो अगर हमारा 1:2 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 यहाँ पे। ठीक है, कि सर साइड का ही स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल के चला आता है, एरिया निकल के चला आता है। अब अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमारा ABC नाम का एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं PQR के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इनके साइड के बारे में देखते हैं, तो साइड की वैल्यू हमारी क्या है, तो हम बोलेंगे सर इसकी साइड अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है सर, आधा हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एरिया की बात अगर हम करेंगे तो एरिया हमारा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे सर, साइड देखो से यहाँ पर पेरीमीटर जो होता है वो क्या हो जाता है, आधा, और एरिया जो हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है सर, 1/4 हो जाती है। 4 से सर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 4 से 1 होने का मतलब क्या होता है, अपने आप का 1/4 होना। यानी कभी भविष्य में अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे एरिया निकालना पड़े, और एरिया मुझे किसका निकालना पड़े यहाँ पे, तो एरिया मुझे निकालना पड़े यहाँ पर PQR का। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका PQR का एरिया मैं किसके साथ जस्टिफाई करूँ, यहाँ पर ABC के एरिया के साथ। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा भैया देखो अगर इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका एरिया 1 यूनिट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देन एयरफॉर एरिया ऑफ PQR जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ यहाँ पर ABC। ये बात समझना पड़ेगा यहाँ पे। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अंदर वाले का जो परिमाप होगा वो बाहर वाले का आधा होगा, और अंदर वाले का जो एरिया होगा बाहर वाले का 1/4 होगा। अब इसके ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आया है, यहाँ पर ये देखो सर B का आधा कैसे हुआ, B/2 वहाँ कैसे हुआ, थेस थ्योरम। मेरे भाई ज्योमेट्री पढ़ लो अंजलि जी यहाँ पे। अब मैं एक ही चीज़ों को 40 बार नहीं बताऊंगा। मेरी जो सबसे बड़ी गलती यहाँ रहती है वो ये रहती है कि आप लोगों को एक ही बात को हम 40 बार रिपीट करते हैं, और वो 40 बार रिपीट करने के चक्कर में कहानी ये हो जाती है कि हमारा सिलेबस लंबा चला जाता है। जो बातें हमने ज्योमेट्री में बता दी वो हम रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब ये थेस थ्योरम क्या है
ये साइड यहाँ पर आधा कैसे हो गया और ये बातें कैसी हो गई, मैं दोबारा से ये सारी बातें मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं तो दोस्त, जो हमने 20 क्लासेस का प्लान लिया हुआ है ना कि हम इसको 20 क्लास में या 25 क्लास में ख़त्म करेंगे, मेरे भाई वहाँ तो वो 25 क्या, मतलब वो 30 35 40 क्लास भी चली जाएगी। ज्योमेट्री में आप लोगों ने मुझसे इतना रिपीट 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 करवा दिया कि जो चीज़ 50 क्लास में ख़त्म हो सकती थी उसको ख़त्म होने में टोटल मिला के 65 क्लास लग गया, 15 क्लास आप लोगों की वजह से एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, आपके पास फॉर्मूला बुक भी है, आपके पास अपना पीडीएफ भी है, आपके पास अपना नोट्स भी है। फ्री टाइम में इतना पूरा का पूरा मुझे आप 1 ही घंटा देते हो ना, 23 घंटा तो आपके पास अपना होता है ना। तो वो 23 घंटा में क्या करोगे? क्या 23 घंटा में दोबारा से वीडियो को नहीं देख सकते हो? क्या 23 घंटा में अपने नोट्स को नहीं रिवाइज कर सकते हो? कर सकते हो ना। तो जब कर सकते हो तो फिर वहीं करो। फालतू के इरेलीवेंट डाउट्स क्लास में लेकर मत आना, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो हम इतने नीचे चले जाएंगे बेसिक पढ़ाने पढ़ाने के चक्कर में कि जो मेन मुद्दा है पढ़ाने का वो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आज पहली क्लास में आप सभी से ये बात का हम अनुरोध करते हैं, ठीक है, कि जो पीछे हमने पढ़ा रखा है आप उसको रिवाइज करिए, पीछे की आप पढ़ाई करिए यहाँ पे। और अगर कहीं पर क्लास में कहीं कम समझ में आता है तो आप क्लास के बाद उसको दोबारा भी पढ़ने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे। ठीक है सर, वीडियो फास्ट नहीं हो रहा है। अरे अविनाश भाई, लाइव क्लास में कभी वीडियो फास्ट होता है क्या? ये बताओ। तुम रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो क्या जो वीडियो फास्ट करके देख लोगे? बताओ यार। यूट्यूब पर तुम फास्ट करके पढ़ सकते हो, खतरनाक आदमी हो भाई तुम, फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हो यार। कैसे चले जाओगे फ्यूचर में भाई? रिकॉर्डेड क्लास को फास्ट में देखा जा सकता है, लाइव क्लास को थोड़ी देखा जाएगा। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया? तो बोला गया, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड ऑफ ए यूनिट लेंथ। A new equilateral triangle is formed by joining the midpoint of one. Then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoint of second. The process continue the perimeter of all the triangle thus formed is. बोला गया, इकाई लंबाई के भुजा का एक समबाहु त्रिभुज मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया समबाहु त्रिभुज बनता है। फिर दूसरे के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरा समबाहु त्रिभुज बनता है और यह प्रक्रिया हमारी जारी रहती है। तो सभी त्रिभुजों के परिमाप का जो सम है वो हमारा कितना होगा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे वाले पेज में समझाता हूँ, एक अलग पेज में समझाता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे। अब मेरे पास एक यहाँ ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का हमने क्या किया, तो ये ट्रायंगल के हमने सारे के सारे मिड पॉइंट निकाल लिए कि यह हमारा सारा मिड पॉइंट है। हमने इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर जोड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसके मिड पॉइंट को यहाँ जोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मिड पॉइंट को जोड़ा है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहा है, अनंत तक रहा है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई मेरे भाई यहाँ पर जो एंड नहीं है। बोला गया, यदि बाहर वाले का जो लंबाई है वो 1 यूनिट है, यहाँ पे बाहर वाले का जो लंबाई है, यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, लंबाई उसकी 1 यूनिट है। तो ऐसे सभी त्रिभुजों के परिमापों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो उसका हमारा परिमाप कितना हो जाएगा। बोला गया कि यहाँ पर जो है, कंसिडर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ यूनिट लेंथ। बाहर वाला जो है वो मेरे भाई यूनिट लेंथ है, ऐसे सबको जोड़ते जाओगे तो सबके पेरीमीटर का सम कितना होगा। हमने कहा यार बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, हमें इतना नॉलेज है और बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है कि जब भी एक तरीके से, जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है, तो उनके जो परिमाप का योग होता है वो यहाँ पर क्या होता है, परिमाप अपने आप का आधा 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 होते चला जाता है। तो सबसे पहले अगर जैसे मानो मुझे आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बाहर वाले का पेरीमीटर, जैसे ये 1 है तो इधर भी 1 होगा, तो इधर भी 1 होगा, तो बाहर वाले का पेरीमीटर कितना होगा, तो बाहर वाले का पेरीमीटर हमारा 3 होगा। फिर उसके बाद उसके अगले का पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका आधा यानी 3/2 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला कितना होगा, इसका भी आधा यानी 3/4 होगा। फिर उसके बाद आधा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसे समझ लो, आधा करने का मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। किसी संख्या का आधा करने का मतलब क्या होता है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 का दोगुना हमारा 8 और ये हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, कॉन्टिन्यू रहेगा यहाँ पे। यानी पहले वाले का पेरीमीटर 3 है तो अगले का पेरीमीटर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हर जगह से हम 3 भाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1/4 हो जाएगा और ये सारा हमारा 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
दो तरह का सीरीज होता है, एक एपी होता है और एक जीपी होता है। एपी में संख्याओं को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कि क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। यहाँ संख्या 2 2 से बढ़ रही है तो ये एपी कहलाएगी। या अगर पीछे से आप काउंट कर लीजिए तो भी एपी कहलाएगी कि सर 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, मतलब माइनस हो रहा है। तो एपी का मतलब होता है या तो जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। लेकिन वहीं हम जब जीपी की बात करते हैं तो जीपी हमारा क्या हो जाता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया। यानी जीपी का मतलब होता है कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होते रहना, या फिर अगर पीछे से की तरफ आ जाओगे तो कुछ ना कुछ मेरे भाई डिवाइड होना। जैसे इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। तो एपी का मतलब होता है जोड़ना घटाना और जीपी का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये मेरे भाई पूरा का पूरा जीपी है, और जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पर a अपॉन 1 माइनस आर। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है और r जो होता है वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। फॉर्मूला बुक में बढ़िया तरीके से इसका पूरा का पूरा जिक्र है, जो हमारी ये नई वाली फॉर्मूला बुक है। पूरा मैंने इसके अंदर में एपी और जीपी सब कुछ कंप्लीट तरीके से, बढ़िया तरीके से सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए सर क्या होता है, पहला वाला जो टर्म होता है उसे हम ए कहते हैं। तो अगर हम इस एपी में थोड़ा सा अपने आप को यहीं पर रोक ले तो हम बोलेंगे जो ये पहला वाला टर्म है ये हमारा ए है, तो ए का मान कितना है, 1 होगा। और आर जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो का मतलब सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। सेकंड वाला टर्म कितना है, आधा है, उसको 1 से डिवाइड कर दो तो आर तुम्हारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सवाल हमारा किस प्रकार बदलेगा, तो हम बोलेंगे सर ये 3 का 3 रहेगा और बाकी जो सर टर्म हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन नहीं चाहिए, ठीक है कितना हो गया, तो बोलोगे सर ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा सर यहाँ पे। अब ये ए अपॉन 1 माइनस आर का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ए की वैल्यू इतनी हो गई, और 1 माइनस आर, आर का मतलब कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। यहाँ देखते हैं सर, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। एक में से आधा चला जाएगा तो सर आधा हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर हम बात करेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी कभी भी मेरे भाई, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना आज के बाद यहाँ पर, कि कभी भी अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसको यहाँ पर हम जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं और अनंत तक हम जोड़ते चले जाएं, अनंत तक हम जोड़ते चले जाएं, तो सभी के पेरीमीटर का सम कितना आता है, तो मेरे भाई 6 से यूनिट आता है। कितना आता है, तो 6 से यूनिट आता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखो। जैसे मानो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था वो ये पूछा था, हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि ये ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, बाहर वाले की वैल्यू अगर 1 है तो सम ऑफ ऑल पेरीमीटर कितना होगा, यहाँ पे सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स, सभी के परिमापों का योग जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो आपने बहुत सीधे तरीके से कह दिया कि सर हमारा 6 होता है। अगला एग्जामिनर ऑन द स्पॉट वहाँ पर क्वेश्चन बना देता है और वो यहाँ पर ये बोल देता है कि सर देखिए यहाँ पर जो है ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, इस बार बाहर वाले की वैल्यू 3 है, तो ये सम ऑफ ऑल पेरीमीटर जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो याद रखना, अब आपने यहाँ पर भुजा का मेरे भाई क्या कर लिया, 3 गुना कर लिया। आपने यहाँ भुजा का क्या कर लिया, 3 गुना। अगर आपने अपना भुजा 3 गुना कर लिया तो आपका पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 18 हो जाएगा। अगर मानो कल के दिन यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ, इसका 30 गुना कर देता हूँ, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि 1 के लिए 6 होता है, अगर आपको जितने के लिए निकालना है आप उससे 6 को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मानो 5 के लिए निकालना है तो यहाँ पर 5 से गुना कर दो, 6 के लिए निकालना है 6 से गुना कर दो, 7 के लिए निकालना है 7 से गुना कर दो, जिसके लिए भी मेरे भाई यहाँ पर निकालना है आप उसको यहाँ पर गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर 6 यूनिट जो आएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम जानते हैं अगला प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है। अगला मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, और ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा ही था यहाँ पर कि ट्रायंगल जो होता है उसको हम 2 आधार पर बांटते हैं, त्रिभुज को हम 2 आधार पर बांटते हैं। एक तो यहाँ पर जो है साइड के आधार पर बांटते हैं और दूसरा जो है हम एंगल के आधार पर बांटते हैं।
अगर हम यहाँ साइड के आधार पर बांटे तो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पे जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोस्केलेस हो गया यहाँ पे। और तीसरा मेरे भाई होता है स्केलेन ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पे। ये भुजा के आधार पर होता है। कोण के आधार पे तीन प्रकार के ट्रायंगल कैसे होते हैं, तो यहाँ पर होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर उसके बाद होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज जिसका थीटा 90 से कम हो। और एक हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका थीटा 90 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम यहाँ पहली कैटेगरी साइड पढ़ रहे हैं और साइड में यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर कैसे किया देखिए। तो एक क्वेश्चन आपने बना लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे, दूसरा आएगा, दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरा आएगा, सबके पेरीमीटर का सम कितना होगा। अब यहाँ पर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट आप जानते हैं और यहाँ पर सीखने चलेंगे अभी यहाँ पर कि सर समबाहु त्रिभुज का दूसरा जो पॉइंट हो गया सर वो हमारा क्या हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं और सारी बातें समझते हैं तो इस पे जो दूसरा सवाल है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि कोई भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी हमारा क्या है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर क्वेश्चन है कि जैसे मानो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं पर भी एक बिंदु हम लगा दें, कहीं पर भी बिंदु लगा दें और उस बिंदु से यहाँ पर तीन परपेंडिकुलर खींच देंगे। पहला परपेंडिकुलर हमारा P1 हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर P2 हो जाएगा और तीसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब यहाँ पे, तीसरा परपेंडिकुलर हमारा P3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर इनके परपेंडिकुलर्स का वैल्यू हमें दिया गया होगा तो हम भुजा का मान कैसे निकालेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया होगा तो मेरे भाई भुजा का मान कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सर समझो इस बात को लेकर एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर यानी P1 और प्लस यहाँ P2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा P3, ये बराबर होगा किसके, तो √3/2 इंटू साइड के। सर किसके बराबर होगा, तो √3/2 इंटू साइड के। किसके बराबर होगा सर, तो √3/2 इंटू साइड के, यहाँ पर इसके बराबर होगा सर। तो अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर्स को लेके तो वो हमारा √3/2 इंटू साइड हो गया, ठीक है। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखो इसी फिगर को थोड़ा सा कॉपी करते हैं सर, इसी फिगर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और मैं यहाँ पर इस फिगर को कॉपी करके एक दूसरा फिगर यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने। तो असल में क्या होता है कि बाई कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे ना तो बाई कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए आपके, एक ये लेंथ हो गया, एक ये लेंथ हो गया, एक ये लेंथ हो गया। मैं बाकी सारे पॉइंट्स को मिटा रहा हूँ। जब आप इन लेंथ्स को लेकर आओगे और थोड़ा सा इसको रोटेट करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीधा करोगे, जैसे मानो आपने इसको यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। दूसरे मेरे भाई आप यहाँ पर इसको लेकर आ गए, देखो सबको मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। और जब एक तरीके से आप यहाँ लेकर आओगे ना, वैल्यू को एकदम बीच में लेकर आओगे सटीक तरीके से, और जब सबको जोड़ोगे ना तो ये नियर अबाउट जो होंगे, मैं बीच में नहीं जोड़ पा रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो अल्टीमेट ये किसके बराबर होते हैं, ये हाइट के बराबर होते हैं। जब आप सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होते हैं, ये उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर हो जाते हैं। यानी अगर हम तीनों यहाँ पर जो है अगर एक तरीके से लंब को जोड़ दें तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर हो जाता है। तो तीनों लंबों का जोड़ हमारा समबाहु त्रिभुज के किसके बराबर हो जाता है, हाइट के बराबर। इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा बनता है तो बोलेंगे सर देखिए हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया पढ़िए जरा। तो बोला गया द लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट जो रहेगा वो क्या पॉइंट का कोई स्पेसिफिकेशन होगा कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, बीच में, यहाँ पे कहाँ पर, कोई लोकेशन होगा, कहीं कोई लोकेशन नहीं होगा। ये पॉइंट कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी भटक सकता है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो जैसे मानो मैंने जो ट्रायंगल बनाया है, ये मैंने कैसा ट्रायंगल बनाया, तो ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, समबाहु त्रिभुज बनाया है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके यहाँ से तीनों लंब खींचे गए हैं, तीनों भुजाओं पे, हर एक भुजा पे एक लंब खींचा गया है। तो बोला गया यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुजों की भुजाओं पर खींचे गए लंब की जो ऊंचाई है, एक का मान 4 है, दूसरे का मान 5 है, तीसरे का मान हमारा 6 है। तो बोला गया यहाँ पर एरिया कितना होगा। मैंने कहा यार एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तुम भुजा निकालो ना यार, एरिया बाद में निकालना, पहले यहाँ पर क्या निकालो, तो भुजा निकालो। तो यहाँ पर बोलोगे सर पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पेरीमीटर, पेरीमीटर को गोली मारो सर। यहाँ पर बोलोगे सर P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी पहला वाला हाइट प्लस दूसरा वाला हाइट प्लस तीसरा वाला हाइट, ये बराबर होगा किसके, तो √3/2 इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 6 4 10 5 15, ये 15 है और इसको 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है। तो 30/√3 जो हो गया वो हमारा किसका मान हो गया, ए का।
अगर हमारा साइड का मान दे देगा तो साइड के मान हमारा किसका एरिया निकाल, फिर साइड के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो एरिया की वैल्यू होगी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे सर साइड का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 30 इंटू 3, और यहाँ पर हो जाएगा √3 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा सर। यहाँ देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा सर, तो √3 का स्क्वायर हमारा 3 आ जाएगा। तो √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर इंटू हमारा ये हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में कटेगा। 2 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, और 2 से काटेंगे 5 बार में। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 75√3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी कभी ऐसा सवाल फॉर फ्यूचर में आ जाए तो यहाँ इनके तीनों लंब को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होते हैं, तो वो ऊंचाई के बराबर होते हैं, हाइट के बराबर होते हैं। वहां से हम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, और साइड की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो √3/4 ए स्क्वायर से वैल्यू हम निकाल पाएंगे। आइए चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा हम चलते हैं, और अगला पॉइंट थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे, और अगला पॉइंट हम मेंसुरेशन की 2D में समझते हैं, सर्कल से संबंधित है। मतलब सर्कल नहीं होगा, असल में आप ट्रायंगल ही पढ़ रहे हो, बस एक ट्रायंगल जिसके अंदर सर्कल है और एक ट्रायंगल जिसके बाहर सर्कल है। क्योंकि आपको जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था तो वहाँ मैंने सेंटर ऑफ सर्कल पढ़ाया था, सेंटर ऑफ ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मैंने 2 सेंटर पढ़ाए थे, एक इन सेंटर पढ़ाया था, एक सरकम सेंटर पढ़ाया था, अंतः केंद्र और एक परिकेंद्र। अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई त्रिभुज होता है उसके अंदर कोई मेरे भाई यहाँ पर वृत्त बनता है, तो जो अंदर की केंद्र होती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। और इसी त्रिभुज के बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। याद है? तो अभी हम थोड़ा सा उनके बीच में हम एक रिलेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सारी बातों को समझेंगे। तो देखिए हमारा फिगर है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है, अंदर में एक सर्कल, बाहर में एक सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस ट्रायंगल में जो अंदर वाला हमारा जो सर्कल होगा यहाँ पे, इसकी जो हमारी यहाँ पर रेडियस होगी, जो अंदर वाला होगा, क्या कहा जाता है कि सेंटर से भुजा पर डाली गई रेखा की जो लंबाई होती है उसे इन रेडियस कहते हैं। और सेंटर से यहाँ पर वर्टेक्स पर डाला गया जो लाइन होता है, यहाँ पे सेंटर से वर्टेक्स पर डाला गया जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सरकम सेंटर कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। कि सर ये अंतर त्रिज्या है, ये परित्रिज्या है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आधार पर हमने 3 सवाल आपसे पूछे हैं। पहला सवाल, छोटू r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी होती है, और ये किसके लिए पूछ रहा हूँ अभी, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में छोटू r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल का एरिया का रेशियो कितना होगा, और यहाँ पर r हो गया, एस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो सेमी पेरीमीटर, यहाँ सॉरी s का मतलब यहाँ साइड ऑफ ट्रायंगल हो गया, और कैपिटल R हमारा ये रेशियो क्या है। मैंने कहा हम तीनों पार्ट की वैल्यू बताएंगे, तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को रिवाइज करवाते हैं, और रिवाइज में क्या करवाते हैं कि जब आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 तरह की लाइनें होती हैं, 2 तरह की बातें होती हैं। एक हमारा होता है इन सर्कल, सॉरी इन रेडियस, और दूसरा होता है सरकम रेडियस। अगर आपको पता होगा तो इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, तो साइड अपॉन 2√3 होती है मेरे भाई यहाँ पे, और सरकम रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, तो साइड अपॉन √3 होती है। ये हमारा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है छोटू r बटे कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर देखो छोटू r की वैल्यू जो होती है वो होती है a अपॉन 2√3 होती है सर, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी होती है, तो a अपॉन √3 होती है। √3 से हमारा √3 खत्म, a से हमारा a खत्म, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि 1 हो गया और 2 हो गया मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कुल मिला के, तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, कोई मेरे भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, उसके अंदर एक वृत्त है और बाहर एक वृत्त है, तो अंदर वाले का दोगुना कौन होगा मेरे भाई, तो बाहर वाले की त्रिज्या होगी। अंदर वाले का दोगुना किसका होगा, बाहर वाले का त्रिज्या होगा। अंदर वाले का जो भी रेडियस आएगा उसका दोगुना किसका होगा, बाहर वाले का होगा। अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो मुझे बताना एरिया का रेशियो कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है, और साइड का क्यूब निकल देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है मेरे भाई, तो एरिया का रेशियो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा सर, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल और सरकम सर्कल का रेडियस का रेशियो क्या है, यानी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का रेशियो का अंतराल क्या है, तो 1:2।
और साथ में ये भी बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के, ठीक है, यहाँ पर अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, एरिया का अनुपात क्या है। तो एरिया का अनुपात हमारा 1:4 होता है। समझ गए, रेडियस का रेशियो 1:2 तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां जो बोला गया वो ये बोला गया है आर एस, और इसका मतलब मेरे भाई कितना होगा कि आर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर एस का मतलब साइड हो गया यहाँ पे, और फिर कैपिटल आर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे a/2√3 होती है सर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए हो जाएगी, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो a/√3 हो जाएगी। जरा इनका रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ बोलेंगे ए और ए खत्म। हर किसी में किससे गुना कर दो, 2√3 से गुना कर दो। हर किसी में किससे गुना कर दो, 2√3 से। इसमें 2√3 से गुना करोगे, जब ऊपर 2√3 आएगा तो नीचे वाला 2√3 ऊपर वाले को काट देगा, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। इसमें 2√3 से गुना करोगे तो ये हमारा 2√3 बन जाएगा। और इसमें 2√3 से गुना करोगे, ऐसे 2√3 से गुना करोगे, ये इससे खत्म, और कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 2 आएगा। यानी सर ये क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा थर्ड वाला मेरे भाई। क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। यानी 3 सवाल पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली एक ट्रायंगल से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है ये। तो ध्यान रखना है कि अंदर वाले का और बाहर वाले का जो हमारा अनुपात होगा वो क्या होगा। तो रेडियस का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात मेरे भाई क्या होगा, और साथ में यहाँ भुजाओं का अनुपात हमारा क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए। ठीक है, और सारी बातों को समझिएगा आप लोग, यहाँ पे सारी बातों को जानिएगा, सीखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ जो पढ़ना है वो ये वाला पॉइंट है, जो कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और पहले आप लोग यहाँ देख भी चुके हो यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट इस तरीके से है कि जैसे मानो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जैसे मानो ABC नाम का कोई भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ से मेरे भाई कहीं पर भी, चाहे एक रेखा मैंने ऐसे पैरेलल खींच दी हो नीचे वाले के, या एक ऐसी रेखा खींच दी हो जो एकदम पैरेलल हो नीचे वाले के, या एक ऐसी रेखा खींच दी हो जो एकदम पैरेलल हो नीचे वाले के, तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे लाइंस खींचे मेरे भाई जो नीचे वाले के क्या है, तो पैरेलल है। तो उस केस में हमसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अब आपने ये जो ADE नाम का जो ये ट्रायंगल बनाया है, ये कैसा ट्रायंगल है, तो मेरे भाई ये इक्विलेटरल है। या एक तरीके से AFG नाम का जो ये ट्रायंगल बनाया है, तो ये कैसा है, तो ये भी इक्विलेटरल है। या एक तरीके से AHI नाम का जो ट्रायंगल बनाया है वो भी क्या है, इक्विलेटरल है। यानी अगर ये वाली भुजा इसके पैरेलल हो जाती है तो अंदर बना हुआ हर एक ट्रायंगल अपने आप में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है वहां पे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो यहाँ पे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा ABC हमारा क्या है, तो ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया। ठीक है, कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु P और Q क्रमशः AB और AC पर है। AB पर P नाम का है और AC पर Q नाम का है। ठीक है, और इस तरीके से स्थित है कि जो हम PQ की बात करते हैं, ये PQ हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है। तो बोला गया है A हो गया, P हो गया, Q हो गया, यहाँ पर इस APQ का हमारे भाई यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, ये बता दो। अब सबसे पहली बात यहाँ पे कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा पॉइंट है। PQ का मान हमारा कितना है, तो PQ का मान हमारा 5 है। क्वेश्चन में कहा गया कि बाहर वाला ट्रायंगल क्या है, तो बाहर वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है। बट क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन किया गया कि अंदर वाला ट्रायंगल क्या है, नहीं मेंशन किया गया। अब सोचो, कहीं पर बोला भी नहीं गया है कि APQ कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन है, आइसोस्केलेस है, इक्विलेटरल है, किस प्रकार का, विषमबाहु है, समबाहु है, क्या है, और तब उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। तो आपको अपनी बुद्धि लगानी थी, और अभी जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया उसके आधार पर आपको कहना था कि सर देखिए ये एक त्रिभुज है हमारा, और ये वाली भुजा अगर हमारे सर इसके पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई, तो ये भी क्या बन जाएगा, तो ये भी इसी का, मेरे भाई कहते हैं ना, एक खरबूजा देख के दूसरे को अपना रंग बदलता है। तो बाहर वाला अगर मेरे भाई समबाहु है तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर APQ इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और APQ का एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा, इक्विलेटरल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5, तो बोलेंगे सर 25/4 √3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है, बिल्कुल सही आंसर होगा सर। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो यानी कभी भी जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता ही है, √3/4 साइड स्क्वायर होगा,
और वो हम कैसे निकालेंगे वो भी पता ही है। बाकी मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो है काफ़ी इतने थ्योरी व्योरी ना जान के और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। आज की क्लास में हमारा इतना ही था, और मैं आज आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि देखिए टाइमिंग फिक्स हो गई है, सुबह 10 बजे से हम लोगों की क्लास चलेगी। आप लोग लाइव रहना, बढ़िया तरीके से सारी जो क्लासेस है वो अटेंड करना, ठीक है। अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, हम कहें तो 1 महीने तक का ये टाइमिंग रहेगा आपका, ठीक। हम अपने एंड से पूरा कोशिश करेंगे बढ़िया पढ़ाने की, जितनी बातें होंगी आपके पेपर में पूरा समझा देंगे, ठीक है। कभी ऐसा होगा नहीं भविष्य में कि मेंसुरेशन का सवाल आपके सामने आएगा और आप उसको नहीं बना पाओगे, लेकिन आप लोगों से जो चाहिए वो एक ही चीज़ चाहिए, और वो दोस्त यहाँ पर ये कि आप डेली रिविजन करके क्लास में आना। अगर रिविजन करके नहीं आओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो डेली रिविजन करके आना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाकी मिलेंगे दोस्त अगली क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।